जय हिंद फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके क्लास 11 की केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री को। हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली थी कि क्या होता है आपका कंसंट्रेशन मेथड, जैसे कि मोलैरिटी, मोलैलिटी, ये सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी, बेसिक सी, ठीक है। और उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी किए थे। कई बच्चों का ये कॉमेंट आया था कि सर जी इसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा है क्योंकि आपने न्यूमेरिकल ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कराऊंगा एक सेपरेट वीडियो में। तो सर जी आज का हमारा क्या मोटो है, चला बता दीजिए। तो दोस्तों आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि ये जो चैप्टर है वो 2 मेजर पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगा। एक कंसंट्रेशन वाला पार्ट था जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आपका एक पार्ट बचता है जिसे हम कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री, जिसमें हम मोल्स के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं, यानी कि मोल्स से हम डील करेंगे, जिसमें आपको एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड लिमिटिंग रिएजेंट्स के कॉन्सेप्ट्स देखने को मिल जाएंगे। और ऑब्वियस ही बात है, इनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, जिसमें से एम्पेरिकल फार्मूला का न्यूमेरिकल 60% ऑफ द चांसेस रहते हैं। हर टीचर का प्री एम्पेरिकल फार्मूला आपके पेपर में आ जाता है। तो चलिए बिना बकवास के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको एक टर्म बताया, एक टर्म को मैंने बोला क्या, स्टोशियोमेट्री। ये क्या होता है, ये कौन सा आफत का बला है सर जी? देखो, स्टोशियोमेट्री बेसिकली केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स पर डील करती है ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो इसको एक बार अंग्रेजी में लिख लेते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with number of moles in a balanced chemical reactions। ठीक है, थोड़ा भारी भारी शब्द है भाई, 10वीं से थोड़ा 11वीं में आए हो। रिएक्शंस, अच्छा मुझे ज़रा आप कमेंट में बताना कि भाई आपको 10वीं ज़्यादा आसान लगता था कि 11वीं, ठीक है, ज़रा मुझे बताना, मैं भी जानना चाहता हूँ आपकी राय कि आप क्या कहते हैं। तो स्टोशियोमेट्री बेसिकली ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होती है जो डील करती है नंबर ऑफ मोल्स पर किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में। ऐसे थोड़ा आएगा सर जी समझ में, कुछ रिएक्शन लिख के दिखाओ तब तो समझ में आएगा। तो जैसे आपने बेसिक से एक रिएक्शन देखा होगा, O2 एक दे हमें देता है क्या, आपका H2O 2 मोल। अब यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सामने लिखा होता है ना, इसको हम क्या कह देते हैं, मोल कहते हैं। किसी भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, यानी कि यहाँ पे जब आपको दिखेंगे एटम्स और जो मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, उनके आगे जो भी आपको दिखेगा ना, मतलब जो भी नंबर दिखा, तो वो नंबर क्या हो जाएगा, आपका मोल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन बेसिकली ये कह रहा है कि जब मैं 2 मोल हाइड्रोजन गैस को 1 मोल ऑक्सीजन गैस के साथ मिलाता हूँ ना, तब मुझे क्या मिलता है, 2 मोल H2O मिल जाता है। तो इस पूरे जो रिएक्शन है उसका अनुवाद ये निकला। तो अब सर जी इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये हमारे रिएक्शन में ये 2 मोल होना चाहिए और हमारे रिएक्शन में 1 मोल होना चाहिए। बतिया बराबर है कि नहीं है? तो इसके 2 मोल और इसके 1 मोल मिला के हमें इसके 2 मोल मिलने चाहिए। हाँ सर जी बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर मान लो यहीं पर ये जो आपका 1 मोल लिखा हुआ है, यही आपका 1 मोल जब आधा हो जाएगा ना, तो इसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कह देंगे आगे जाके, जैसे आप देखोगे। तो आप जनरली पहले इसको लिख लो, हम लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले एम्पेरिकल फार्मूला वगैरह देखते हैं। तो आपको समझ आ गया क्या स्टोशियोमेट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जो बेसिकली डील करती है बैलेंस केमिकल रिएक्शंस में, जो नंबर ऑफ मोल्स पर डील करते हैं किसी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में। तो यहाँ पे नो डाउट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्या कि भाई इसके बाद एम्पेरिकल फार्मूला नामक बला क्या होती है। हमने बुक में देखा है बड़का न्यूमेरिकल बन तो हो जी, लेकिन न्यूमेरिकल देख के तो हमको घबरासी लगता है क्योंकि 10 से जल्दी आए हैं भागते 10वीं में तो कोई न्यूमेरिकल था नहीं, हमको बर्बाद कर दिया 10वीं ने, अब 11वीं में क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है, सबसे पहली बात मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है आपको जानना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स के मोल से बनता है। मैंने क्या बोला, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो फार्मूला होता है जो बेसिकली मॉलिक्यूल्स के और एटम्स के मोल से बनता है। जैसे कि C6H6, ये क्या है भाई, ये है आपका बेंजीन। बाद में जान लोगे जब हम लोग पढ़ेंगे क्या आपके ऑर्गेनिक में आएंगे तब। तो C6H6 क्या होता है, एक बेंजीन है। तो इसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला किस लिए कहेंगे जी? क्योंकि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स मोल्स में है, मतलब यहाँ पे 6 मोल एटम के हैं और यहाँ पे
मतलब H के जो 6 एटम्स हैं वो यहाँ पे, मतलब 6 एटम्स ऑफ कार्बन एंड 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन मिला के ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना क्या, बेंजीन का। लेकिन हमारे ना केमिस्ट्री को ना कुछ खेलने में मज़ा आता है, तो हमारे केमिस्ट्री के ब्रांच ने कहा, स्टोइचियोमेट्री के ब्रांच ने कहा हम मॉलिक्यूलर फार्मूला में नहीं खेलेंगे, हम जब मोल्स में खेलते हैं ना तो हमें चाहिए होता है एक बहुत ही सिंपल तरीके का फार्मूला किसी भी केमिकल कंपाउंड का, जो होता है क्या, इंपेरिकल फार्मूला। इंपेरिकल फार्मूला क्या होता है, बेसिकली जब हम इस पूरे को इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो वही फॉर्मूला क्या बन जाता है, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाता है। तो मुझे क्या बताइए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। अगर मैं इस पूरे जो एटम्स है उनको मैं अगर 6 से मैं आपको 6 दोनों में 6 कम कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो जाएगा। तो यही क्या होगा, आपका इंपेरिकल फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का सिंपलेस्ट फॉर्म ही क्या कहलाता है, इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है जी। क्या कहलाता है, इंपेरिकल फार्मूला कहलाता है। तो इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, अब बेसिकली समझो यार, इसको ना उस नंबर से डिवाइड करना, उस बड़े नंबर से डिवाइड करना जिस नंबर से ये दोनों डिवाइड हो जाते हैं। जैसे और एग्जांपल लूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका C और H। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है सर जी। वैसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक आध और एग्जांपल ले लो। जैसे हम बात करें किसकी, H2O की। तो देखो H2O जो है ना अपने आप में मॉलिक्यूलर फार्मूला खुद का ही है और इंपेरिकल फार्मूला भी खुद का ही है। क्यों है इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि इसे हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि इसके सामने है ऑड नंबर और इसके पास है इवन नंबर। तो ऑड इवन है तो भाई ना ऑड को काट सकते हैं ना इवन को काट सकते हैं, इसलिए इसका इंपेरिकल फार्मूला भी क्या आ जाएगा, H2O ही आ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सर जी C2H4 की, हम बात करें C2H4 की, तो इसका इंपेरिकल क्या फार्मूला क्या होगा सर जी, एक बार जरा आप बताइए तो। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है मेरे दोस्तों, इसका इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा CH2। CH2 क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कहा कि ऐसे बड़े नंबर से इस पूरे को डिवाइड करना है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए। तो अगर मुझे बताइए, अब मैं बड़ा नंबर बोलूं तो कई लोग इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, नहीं बाबू ऐसा नहीं करना है। बड़े नंबर मतलब इसका लोएस्ट कॉमन फैक्टर देखना है जहां से कट जाए, मतलब सिंपली इसका एलसीएम देखना है आपको। तो ये 2 है और ये 4 है, तो 2 को मैं 2 से बड़ा और किस में काट सकता हूँ भाई, 2 को मैं 3 से काटूंगा तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से मुझे काटना ही पड़ेगा इस पूरे इक्वेशन को। तो मैं क्या करूंगा, 2 यहाँ से काट दूंगा, 2 यहाँ से काट दूंगा, तो CH2 आ गया। तो यही इंपेरिकल फार्मूला है। जैसे अगर मैं आपको पूछूं Al2Cl3, इसका क्या होगा, तो इसका बेसिकली आप बोलोगे सर जी ये इवन है ये ऑड है, तो ये तो सेम ही हो जाएगा, Al2Cl3 ही हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको यहीं पर एक और दे दूं और आपको मैं पूछूं कि यहाँ पे अगर मैं C6 ले लूं और यहाँ पे मैं आपको H12 ले लूं, तो यहाँ पे इसका इंपेरिकल फार्मूला क्या आएगा, तो इसका भी इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा CH2। आप बोलोगे सर जी इन दोनों का इंपेरिकल फार्मूला तो सेम है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इंपेरिकल फार्मूला दोनों का सेम हो सकता है। और हाँ, आपसे यहाँ पे एक और बात करना चाहता हूँ मैं कि किसी भी दो कंपाउंड का इंपेरिकल फार्मूला सेम हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम हो। मतलब अगर मान लीजिए आपको 2 कंपाउंड दिए जाए और दोनों के अगर इंपेरिकल फार्मूला सेम है, तो ये धोखाधड़ी में मत समझ जाना कि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होंगे। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि C2H4 का भी CH2 ही आ रहा है, C6H12 का भी CH2 ही आ रहा है, तो यहाँ पे ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड इंपेरिकल फार्मूला। अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट्स। तो भाई लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है, ये शब्द आपने आई होप करता हूँ आपने सुना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे रिएजेंट्स जो किसी भी केमिकल यानी कि किसी भी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, याद रखना मेरे दोस्त, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टोइचियोमेट्री, मतलब हमेशा हमको एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लेनी है, हम वहाँ पे कोई भी अनबैलेंस नहीं ले सकते, वरना जानते हो अनबैलेंस में क्या हो जाता है, एक्सीडेंट वगैरह तो होते ही रहता है। तो यहाँ पे आपको एक्सीडेंट नहीं करना है, आपको एक्शन लेना है। इसलिए लिमिटिंग रिएजेंट जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा आपको बैलेंस रिएक्शन में ही लेना है, चाहे आप इंपेरिकल फार्मूला करें या फिर कोई भी फार्मूला करें, आपको एक बैलेंस्ड इक्वेशन ही चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट्स की। तो मैंने बताया कि लिमिटिंग रिएजेंट्स वो रिएजेंट्स होते हैं ना सर जी, जो रिएजेंट्स ना कम मात्रा में मिलते हैं हमको किसी भी केमिकल रिएक्शन में। लेकिन कम मात्रा का मतलब क्या होता है, तो जरा इसको भी समझते हैं। तो पहले इसका वो लिख लेते हैं भाई, थोड़ा सा क्या बोलते हैं डेफिनेशन। तो रिएजेंट या फिर अ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट को ही रिएजेंट कहते हैं, समझ रहे हो ना। तो अ रिएक्टेंट which is taken less
in any balanced which is any balanced chemical reaction is called, आप जानते हैं क्या कहते हैं उसे, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। लेकिन ये तो सर जी बुकिश नॉलेज है, तो हम भी बुक से पढ़ के बता देते कि रिएजेंट जो रिएक्टेंट जो कम ले रहे हैं उसको हम लोग ये कह देते। लेकिन इसे हम न्यूमेरिकल में कैसे, क्योंकि न्यूमेरिकल देखते हैं हम बहिहा जाते हैं। तो चलो बात करते हैं न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल में क्या आएगा ना, बेसिकली आपको कुछ एक रिएक्शन दे दिया होगा, आपको उसमें खुद पता लगाना होगा कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। और हमेशा याद रखना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को जब हम न्यूमेरिकली या फिर उस पर काम करते हैं ना, तो हम वहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट से ही मदद लेते हैं, यानी कि लिमिटिंग रिएक्शन से ही मदद लेते हैं। क्यों लेते हैं इसका कारण बता देता हूँ आपको। क्योंकि जब हम किसी लेबोरेटरी में कोई एक, मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे जो हमने रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं, तो उसमें कोई अगर एक ज़्यादा हो जाता है और एक कम हो जाता है, तो अगर हम उसे ज़्यादा वाले के रेफरेंस में लेके उसके प्रोडक्ट से कुछ न्यूमेरिकली वैल्यू निकालते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ना फ्लक्चुएटिंग करता है, आपके बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है उसका जो वैल्यू है। लेकिन जब हम उसे कम के दायरे में रख कर निकालते हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा एक्यूरेट देगा। इतना एक्यूरेट तो नहीं देगा, लेकिन उस ज़्यादा वाले से अच्छा ही देगा। इसलिए यहाँ पर केमिस्ट्री ने एक कॉन्सेप्ट निकाला लिमिटिंग रिएजेंट का। तो यार बुद्धि में डाल लीजिएगा, रट्टा मत मारना कि लिमिटिंग रिएजेंट मतलब वो रिएक्टेंट जो कम होता है, पता ही नहीं है लिमिटिंग रिएजेंट यूज़ कहाँ होना है, तो इसलिए इस लिमिटिंग रिएजेंट को यूज़ किया जाता है। तो बस वही अपना सस्ता सादा सा एक और वही वाला इक्वेशन ले लेते हैं भाई, और इस इक्वेशन से समझते हैं बड़ा ही ज़बरदस्त। और यही इक्वेशन आपको बार बार देखने को मिलेगा न्यूमेरिकल्स में, जो अब भी मैं कराऊंगा। पहले इंपेरिकल फॉर्मूला, उसके बाद फिर लिमिटिंग रिएजेंट का। तो ये O2 है, उसके बाद फिर क्या बनता है, 2H2O बन जाता है। ठीक है, तो लेट से हमें यहाँ पर बताइए, मुझे ये बताइए, अगर मैं यहाँ पे 2 मोल ऑफ H2 लेता हूँ, तो मुझे उसी वैल्यू के 1 मोल इसमें लेने होंगे और उसी वैल्यू के 2 मोल इसमें लेने होंगे। मतलब बतिया को जरा समझिए। अगर मैं आपको क्वेश्चन में दे दूं भाई कि मेरे पास है कितने, 5 मोल्स, मेरे पास कितने हैं, 5 मोल्स ऑफ O2। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूँ, मरना मत, सुन लो ढंग से, वरना मरोगे न्यूमेरिकल में, गारंटी दे रहा हूँ। मुझे क्वेश्चन में क्या दिया होगा मैं आपको बता देता हूँ। मुझे क्वेश्चन में हमेशा इन तीनों में से एक की वैल्यू दे दी जाएगी मोल्स के फॉर्म में, या फिर नहीं दी होगी तो निकालने के लिए कुछ जरिया दे दी होगा। मतलब एट लास्ट आपको समझना है कि मोल्स की वैल्यू यहाँ पे आपको इन तीनों में से एक की मिल जाएगी। इस इक्वेशन में आपको अगर लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करनी है तो क्या होगा, देखो यहाँ पर आप बुद्धि लगाइए कि अगर मुझे इसके 100 मोल दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, मुझे इसके 100 मोल दिए हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है इस 2 मोल पर मुझे इसके 1 मिलेंगे। तो इसके 2 मोल पर अगर 1 मिलेंगे, तो इसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो कितने आ जाएंगे, 50 मोल आ जाएंगे। अरे अब ऐसा है ना, थोड़ा सा सिंपल है भाई। देखो ये 2 मोल, इसके 2 मोल के बराबर 100 है, इसके 2 मोल के बराबर 100 है, तो इसके 1 मोल के बराबर कितने होंगे, 50 होंगे, तभी तो जाके 2 मोल मिला है, 50-50 तब जाके 100 हुआ। तो वैसे ही ये जो 2 मोल है ना, ये 2 मोल इसके 1 मोल के बराबर आने चाहिए। मतलब इस 2 मोल में जो 1 मोल है इसका, उसी के बराबर इसका 1 मोल होगा। मतलब कि ये जो 100 मोल है ये 50 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें प्रोडक्ट कितने मिलना चाहिए, 100 मोल मिलना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपको किसी रिएक्शन में, ये दिया होगा क्या, 100 मोल, और ये दे दिया होगा 30 मोल, और ये दे दिया होगा आपका 100 मोल। अब खुद दिमाग लगा लो भाई, कौन सा रिएक्टेंट यहाँ पर कम लिया गया। ऑब्वियस सी बात है O कम लिया गया है। क्यों लिया गया है, क्योंकि हमें इसके 2 मोल पर इसके 1 मोल चाहिए थे, इसके 2 मोल पर इसके 1 मोल चाहिए थे। यानी कि अगर इसके 2 मोल की वैल्यू 100 है तो मुझे इसके 1 मोल की वैल्यू 50 चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर इसके 2 मोल की वैल्यू 100 ही है, बट मुझे इसके 1 मोल की वैल्यू 50 चाहिए थी, लेकिन 50 से मुझे कम मिल रहा है, यानी कि 30 मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा क्या, आपका LR यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। और इसी के बेसिस पर सारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे ना, वो आपके इसी को रिलेट करके सब चीज़ें बनेगी। तो ये है क्या, लिमिटिंग रिएजेंट्स एंड आपके लिमिटिंग रिएजेंट्स एंड स्टोइचियोमेट्री का कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स में आपको बताता हूँ, इंपेरिकल फार्मूला से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपके उसमें फिक्स है, तो मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराता हूँ इंपेरिकल फार्मूलास के, एंड फिर लिमिटिंग रिएजेंट्स एंड समथिंग के एक अलग से टॉपिक में लाएंगे, जिसमें हम रैंडमली इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स को कवर कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इंपेरिकल फार्मूला की ओर। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर 7 करोड़ का सवाल।
तो इस सवाल को आप वीडियो को पॉज करके अटैम्प्ट कीजिए। होप करता हूँ आपने इस वीडियो इसको अटैम्प्ट किया होगा। वैसे मैंने ये थोड़ा धोखे में बोल दिया, जिन लोगों को इंपेरिकल फार्मूला आता है उन लोग ने अटैम्प्ट किया होगा, वैसे जिन लोग ने को नहीं किया है उसकी कोई बात नहीं, क्योंकि इंपेरिकल फार्मूला पहली बार पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर इंपेरिकल फार्मूला का ये क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिए गए हैं 78 एंड इट्स परसेंटेज इज 94% एंड कार्बन का परसेंट इतना दियो, हाइड्रोजन का परसेंट इतना दियो। हमें इसका इंपेरिकल फार्मूला निकालना है। एक बार इंपेरिकल फार्मूला का जो फॉर्मेट है उस क्वेश्चन को अप्रोच करने का जो फॉर्मेट है, इसे अपने दिमाग में चटका लीजिए। हर न्यूमेरिकल्स में इंपेरिकल फार्मूला की यही फॉर्मेट यूज होगा, इसके अलावा कोई भी फॉर्मेट यूज नहीं होगा। वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको जरा करके दिखाता हूँ। हमेशा हर क्वेश्चन में आपको क्या कर लेना है, आपको कर लेना है 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख लो। अब लिखा ही है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना भाई, उसको 100 ग्राम मान लेना है। अब मैं ऐसा क्यों इसके पीछे का कारण बताता हूं आपको। इसके पीछे का कारण सिंपल सा है, क्योंकि जब कभी भी आपको एक परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा, यानी कि 94% और 7.6%, तो ये हमेशा 100% का ही दिया होगा। मतलब 100% में ऑब्वियस सी बात है कितना है, ये इतना ही दिया होगा। तो हमारी जो NCERT है वो कहती है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को 100 ग्राम मान लेना है। वैसे कई टीचर्स परसेंटेज कंपोजिशन से ही बनवाते हैं, लेकिन एट लास्ट में वही कोचोड़ पोचोड़ हो जाता है। उससे अच्छा मैं रिकमेंड करता हूँ इसका। वैसे अगर आपके टीचर कोई आयुर्वेदिक बुक पढ़ाते होंगे तो बात अलग है, तो उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, क्योंकि 11th है, इसका कोई माई बाप नहीं होता, आपका टीचर ही है। तो मैं पहले क्या करना है, आपको 100 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लेट कर लेनी है। जब आप 100 ग्राम ऑफ लेट कर लेंगे, देन यहाँ पे आपको देन करके लिख लेना है। उसके बाद देन क्या हो जाएगा आपका, ये जो कार्बन आपको देखने को मिलेगा ये हो जाएगा 94.2 ग्राम, एंड जो आपका हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा, ये हाइड्रोजन हो जाएगा आपका 7.6 ग्राम। जैसे आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 100% मिल जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका कार्बन और हाइड्रोजन की बात होगी। अब आपको क्या कर लेना है, आपको एक ना चार्ट बना लेना है। क्या बना लेना है, चार्ट बना लेना है। ये चार्ट आपको हर क्वेश्चन में बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप ऐसे चार्ट बना लीजिएगा, ऐसे ऐसे करके। और बस सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एटम लिख लेना है। एटम मतलब जो एटम यहाँ पे आप लेने वाले हो, जैसे C और H। उसके बाद आपको क्या लिख लेना है, इसका मोलर मास। क्या लिख लेना है भाई, मोलर मास। या मोलर मास ना लिखो, इसको डायरेक्ट करने की अप्रोच करते हो, उतना ज़्यादा डेप्थ में लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप लिखिए यहाँ पे क्या, गिवन मास कंपोजिशन लिख लेना, ठीक है। गिवन मास कंपोजिशन, तो गिवन मास कंपोजिशन क्या है भाई, आपका 94.2 ग्राम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप बता दीजिएगा यहाँ पे कि ये जो है आप ग्राम में लेने वाले हैं। और उसके बाद फिर 7.6 आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, उसके बाद लिखना है क्या, मोल्स लिखने हैं। क्या लिखने हैं भाई, मोल्स लिखने हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो कई बच्चों को ना मोल्स में बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा, मुझे लगता है कि स्पेसिफिक वीडियो डालनी पड़ेगी, या यूट्यूब में भरी पड़ी होगी, आप देख लेना। वैसे आप कहेंगे तो मैं बना दूंगा इसके लिए। तो मोल्स की बात आती है, तो मोल्स का मतलब होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास क्या है आपका 94.2, और आपका मोलर मास क्या है भाई, मोलर मास क्या होता है, इस एटम का मास, यानी कि कार्बन का मास कितना होता है, 12। कितना होता है भाई, 12। तो इसको आप काट लीजिएगा जो आएगा, और वैसे ही 7.6, और इसका मोलर मास तो 1 ही होता है, तो इसमें 7.6 ही आएगा। और इक्वल टू, इसको मैं जरा कैलकुलेट कर लेता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कैलकुलेटर से करूँगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका साइंस है वो कैलकुलेशन पर ज़्यादा डील नहीं करता, वो बेसिकली डील करता है आपके न्यूमेरिकल फॉर्मेट पर, कैलकुलेटर, ठीक है। क्या है भाई, 94.2 डिवाइडेड बाय 12, तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा क्या, 7.85। क्या मिल जाएगा भाई, 7.85 समथिंग आपको ये मिल रहा है। तो ये 7.85 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये डेसिमल्स में आ रही है, हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं मिल रही है, क्योंकि हमें जो इंपेरिकल फार्मूला है वो बेसिकली सिंपलेस्ट फॉर्म में चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी एटम पर ऐसे आयुर्वेदिक टाइप की चीज़ नहीं आएगी, मतलब डेसिमल फॉर्म में या फ्रैक्शनल डेसिमल फॉर्म में कभी भी आपका ये नहीं आएगा, तो हमेशा वो सिंपल फॉर्म में आएगा। तो हमें क्या करना होगा, इसे सिंपल फॉर्म में और चेंज करनी होगी। हम क्या करते हैं, ये जो आपका लोएस्ट नंबर होगा इन दो में, मतलब दो में ऑब्वियस सी बात है, तीन में आप तीन लोगे तो बताऊंगा,
तो इन दोनों में सबसे लोएस्ट नंबर क्या है, 7.6 जो है छोटा है किससे, 7.85 से। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं इसमें कुछ नहीं लिखते, इसमें बस ये लिखते हैं नॉर्मली। तो इसमें हम क्या करेंगे, 7.85 को ना डिवाइड कर देंगे 7.6 से, और 7.6 को डिवाइड कर देंगे 7.6 से। ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमें एटलीस्ट, देखो यार हमेशा याद रखिएगा, आप 11th क्लास में आ चुके हैं, आपको ना न्यूमेरिकल ऐसे हजार से पूरा चीज एक संग्रह निकाल के नहीं दे देगा, आपको थोड़ा सा लगना पड़ेगा दिमाग। तो आप ये डरिए मत कि मेरा कैसे नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो लास्ट तक आ जाता है, बस आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे बस पेशेंस रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा, आपको एटलीस्ट एक तो मिला भाई होल नंबर, एटलीस्ट क्या मिल गया, एक होल नंबर मिला। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1.03 या फिर समथिंग कुछ आ जाएगा, आप देख लीजिएगा 1.03 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एक नोट का पॉइंट लिख लीजिए कहीं पर भी अपनी पुस्तक में कि हमेशा इंपेरिकल फॉर्मूला में डेसिमल के बाद 0 या फिर 9 को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। हटाने का मतलब है या तो पॉइंट के आगे 0 है तो जो नंबर है उसी को लिख लीजिए, या फिर पॉइंट के आगे 9 आ गया यानी कि हाईएस्ट नंबर आ गया तो इस 1 को मैं 2 में चेंज कर देता है, जैसे हम राउंड ऑफ में करते हैं, ये फिजिक्स की बात है। तो ठीक है, तो यहाँ पे 0 है तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, इसे मैं राउंड ऑफ करके लिख सकता हूँ 1, यानी कि मैं इसे राउंड ऑफ करके क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर ये आपका क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंपाउंड आ गया। तो मुझे अगर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मुझे इस क्वेश्चन में पूछा गया इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ दैट, तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C6H आ जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, CH आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई, CH आ जाएगा। कैसे CH आया, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे हमने इसका लोएस्ट कॉमन निकाल लिया, कार्बन का 1 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो यहाँ पर ये CH आ जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंपेरिकल फॉर्मूला पूछा था। लेकिन अगर आपको मान लीजिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा हो, क्या पूछा हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा हो, तब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालने का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास। मतलब जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास होगा वैसी बात है आपको दिया होगा, यहाँ पे दिया कितना है, 78 दिया। वैसे पूछा नहीं, मैं आपको फॉर काइंड ऑफ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, या फिर आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या जाएगा, मॉलिक्यूलर मास 78 है। इंपेरिकल मास क्या हो जाएगा, इंपेरिकल मास है 12 + 1 यानी कि कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना हो जाएगा 13। तो 13 से जब इसको डिवाइड करें तो 13 6 जा कितना आ जाता है ये। तो आपको क्या करना है, ये आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मिलेगा भाई, यहाँ पे आपको ये n मिलेगा। मतलब कि n मतलब क्या होगा, तो n यही जो n जो होगा इसे जब आप इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल जाएगा। जैसे कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसका फार्मूला आ जाएगा n इंटू में आपका जो n है इंटू में आपका इंपेरिकल फार्मूला, जिसमें जो कंपाउंड्स है उसमें ये जो n है वो लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 6 आया है और यहाँ पे क्या है CH है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ C6H6, तो यहाँ पे यही आ गया कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इस तरीके से आपको इस इंपेरिकल फार्मूला के क्वेश्चंस को अप्रोच करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए ज़रा इसी से रिलेटेड एक और बड़ा ही धमाकेदार क्वेश्चन देखते हैं जिसमें आपको थोड़ा और लेंदी पड़ेगा। तो ये रहा आपके सामने 7 करोड़ का सवाल, जरा इसको पॉज करके बनाइएगा। तो आई होप करता हूँ आप सभी ने इसे अटेम्प्ट किया होगा। देखो यार, अच्छे स्टूडेंट की यही खासियत होती है, किसी को आ रहा हो या ना आ रहा हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको करो, क्योंकि जब मैं पॉज करके बनाने बोल रहा हूँ तो प्लीज़ अटेम्प्ट करो, ना बने कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा, लेकिन कोशिश तो की ना। लेकिन जिसने नहीं की उसके लिए गलत है, अभी भी बोल रहा हूँ पॉज करो और बनाओ। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कंपाउंड है जो 4.07% और 24% और ये इतना परसेंट हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन रेस्पेक्टिवली कंटेन करता है, ठीक है। और उसमें हमें मॉलिक्यूलर मास दे दी हुई इतनी, इंपेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन ना जनरली आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 3 कंपाउंड्स देंगे, क्योंकि 2 कंपाउंड्स थोड़ा ईजी पड़ जाता है, 3 कंपाउंड देंगे 3-4 नंबर के लिए आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो जरा सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। सॉल्यूशन में बता दीजिए भैया, बता दीजिए, दिल से आवाज नहीं करे कि 100 ग्राम क्या लेना है हमको, कंपाउंड लेना है। तो लेट 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड। हर स्टूडेंट के मन से ये आवाज़ निकलनी चाहिए कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करने वाले हैं। अच्छा हाँ सर जी, उसके बाद देन लिखोगे, ठीक है, सही जा रहे हो, देन लिखेंगे सर जी। देन में हम क्या बताएंगे कि जो आपका हाइड्रोजन है वो है 4.07 ग्राम, जो कार्बन है वो है 24.27 ग्राम, और जो आपका क्लोरीन है
वो है कितना 71.65 ग्राम, इतना हमें दिया है सर। अब आप नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है सर जी, हाँ पता है सर जी कि हमें क्या बनाना है, एक चार्ट बना लेना है, जिस चार्ट में पहले हमको एटम लिख लेना है। ये तो खैर एक वो है, बोल सकते हो कि बस बताना है एटम लिख रहे हैं। सी है, उसके बाद फिर आप लिख लीजिए, सी के बाद लिख लीजिए क्लोरीन, उसके बाद लिख लीजिए आप हाइड्रोजन, नहीं फिर पहले आप हाइड्रोजन लिख लो, उसके बाद फिर क्लोरीन। तो वैसी बात है, आपको इतना तो आइडिया हो ही गया होगा कि कार्बन हमेशा किसी भी कंपाउंड में पहले ही आ जाता है और जो हाइड्रोजन में बाद में आता है, फिर Cl सबसे लास्ट में आ जाता है। तो इसलिए मैंने अरेंज में लिख लिया, वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एटम हो गया। उसके बाद फिर आपको क्या लिख लेना है, आपको गिवन मासेस लिख लेने हैं। क्या लिख लेने हैं, गिवन मासेस लिख लेने हैं। गिवन मासेस कितने भाई, कार्बन का कितना है 24.27, हाइड्रोजन का कितना है 4.07 और आपका क्लोरीन का कितना है 71.67, ठीक है 65, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, गिवन मास। गिवन मास हो गया आपका, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या निकालने हैं, मोल्स निकाल लेने हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन में, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, और इसका क्या हो जाएगा 4.07 अपॉन में 1, और इसका क्या हो जाएगा 71.65, और इसका मोलर मास कितना होता है, अंदर से आवाज निकालो, अंदर से 35.5। अब मैं इसे जरा कैलकुलेट करके आपके सामने लिख देता हूँ। कैलकुलेट करने पर ये आया, ठीक है। आप फिर से एक बार और मैच कर लीजिएगा। तो ये आपके मोल्स इतने आ रहे हैं। अब ये ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको एक पॉइंट लिखा है कि जहाँ जहाँ पर 0 आता है उसे हम राउंड ऑफ करके हटा देते हैं, और जहाँ पे 9 आता है उससे एक बड़ा ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 4.9 होता तो मैं इसे 5 ले लेता, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जब हम इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे तब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, राउंड ऑफ करके, सॉरी राउंड ऑफ का साइन लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे मित्रों। तो राउंड ऑफ करके इसे हम 2 लिख सकते हैं, इसे हम 4 लिख सकते हैं और इसे 2 मिल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको हम और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम इसे 1/2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला आ जाएगा आपका C और H2 और Cl। तो ये आपका इंपेरिकल फार्मूला है, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन नहीं, हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है। तो अब लिखिए नाउ, सबसे पहले यहाँ पे आंसर डाल दीजिएगा, फिर लिखिए नाउ हमें क्या दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हमसे सबसे पहले n निकालना होगा, जो होता है क्या, मॉलिक्यूलर फार्मूला अपॉन में इंपेरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना दिया हुआ है भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया आपको 98.96 दिया हुआ है। और उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, पेरिकल फार्मूला। पेरिकल फार्मूला कितना हो जाएगा, 12 + 2 प्लस में कितना हो जाएगा 35.5। तो इसको मिलाएंगे तो 14 हो जाएगा, तो 14 और इधर 0.5 में बचेगा 94। तो यहाँ पे 49.5 आया। तो आई थिंक सो इसको अगर हम काटेंगे तो इसको काटने के बाद कितना आ रहा है भाई, इसको अगर हम एक्यूरेटली काट दें तो ये आपको 1.99 समथिंग देखने को मिल जाएगा। आप चेक कर लीजिएगा, 1.99 समथिंग देखने को मिल जाएगा। तो मैंने ऑब्वियस सी बात है बताया था कि ये जो 1.99 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 के पॉइंट के बाद 9 है। तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 2 आ गई। n की वैल्यू आ गई 2। तो अब n की वैल्यू 2 आ गई तो क्या है बात देरी की भाई, mf निकाल लो। mf निकालते हैं तो क्या आता है, EF आता है, और EF आपको दिया हुआ यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे CH2Cl। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूला, C2H4Cl2। तो ये आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों सारे न्यूमेरिकल्स आपके बनेंगे इंपेरिकल फार्मूला से रिलेटेड। यही फॉर्मेट होता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। मेन मज़ा आता है लिमिटिंग रिएजेंट्स वाले में, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपका कॉन्सेप्ट वाइज पूरी तरीके से मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। आपको कुछ नहीं करना है, जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कराए हैं उसको रिपीट कीजिए, और बस एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको मैं हो सकता है तो लेंदी क्लास ले लूंगा, जिसमें आपका मैं पूरे न्यूमेरिकल्स को करा दूंगा। लिमिटिंग रिएजेंट्स, मोलैरिटी, मोलर, मतलब मिंजरा क्वेश्चन लाएंगे और पूरा दिमाग का पुर्जा खोल देंगे। हाँ, और आप लोगों के कुछ कमेंट्स थे भाई कि सर जी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बनते नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है यार, इस बात को आप जरा समझिए कि आप जस्ट 10th क्लास पास करके ना 11th में, 10th में न्यूमेरिकल उतने ज़्यादा होते नहीं होते, लेकिन इतने नहीं होते। लेकिन 11th में आने के बाद ना आपको एकदम बूस्ट अप मिलता है, एकदम 5x की स्पीड से आपको लेके जाते हैं क्या, पूरे कॉन्सेप्ट्स की ओर। तो इसलिए थोड़ा मिंजरा हो जाता है। तो टेंशन मत लो, जब आप साल की शुरुआत थोड़ा लंबी रेस में पहुंच जाएंगे ना, तो आपको थोड़ा मज़ा आने लगेगा। ठीक है, यही न्यूमेरिकल्स करने में आपको मज़ा आने लगेगा। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही था फ्रेंड्स, और बस कमेंट कर दीजिएगा यार कि कैसा लगा आपको ये, और बता दीजिएगा कि आपको कौन कौन से और चैप्टर्स के वीडियो चाहिए। तो इससे मुझे थोड़ा फीडबैक मिलता है कि हाँ चलो मेरे स्टूडेंट्स को ये चाहिए। और ऑब्वियस यार थोड़ा लाइक वाइक करके मदद कर दिया करो, क्योंकि उससे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।